अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका यासिर सर। आई वेलकम यू ऑल अगेन। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 13 है और पिछले वीडियो लेक्चर 12 में हमने एंथैल्पी का जिक्र किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। तो एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल्स पे होगा, तो आज हम एंथैल्पी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं। वो इक्वेशंस जो हमने पढ़ी थी, मैं उनका जल्दी जल्दी से यहाँ पर रिकैप्चुलेशन करूंगा। पहली इक्वेशन जो हमने इंथैल्पी की पढ़ी थी वो ये थी, दैट H इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी। ये इक्वेशंस आप हमेशा के लिए याद रखोगे, ये अब आपको कभी बोलना नहीं है। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। और जब आप इसी का चेंज देखते हो, बिकॉज एंथैल्पी बीइंग अ स्टेट फंक्शन, देन वी राइट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अगर आप डेल्टा लिखेंगे ना दोनों में, तो हम लिखते हैं ऐसे कभी कभार P इंटू डेल्टा वी। देखिए ऐसे लिखते हैं अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पे जो है वो रिएक्शन की। कभी कभार मैं आपको ये बता दूं, कभी कभार हम रिएक्शन ऐसे भी लिखते हैं, और मैं ऐसे लिखूंगा दैट डेल्टा H इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये मैंने कल आपको नहीं बताया, लेकिन इस टाइम मैं क्लियर कर रहा हूं। प्लस प्लस अगर प्रेशर चेंज नहीं हुआ या अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, यानी कि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो वहां पे आप सिंबल डेल्टा पी वी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। तो अगर आप ये फिर से इक्वेशन लिखना चाहेंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, या मैंने जनरल केस लिखा, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, P2V2 माइनस P1V1। तो इस प्रॉब्लम पे, इस क्वेश्चन पे या इस इक्वेशन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। ये वाली इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे अब आपको दी, एक जनरल केस, इसको मैं यहाँ पे दो डबल हेडेड एरोस के बीच में रखता हूँ, स्टार डाल देता हूँ यहाँ से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी, बिकॉज अब हम प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ध्यान दे, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो ये है दैट एक गैस है, आइडियल गैस है, मैं यहां पे लिखूं एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स एक्सपेंड्स isothermally, an ideal gas expands isothermally from, आराम से समझना क्वेश्चन, an ideal gas expands isothermally from, for example, 2 liters to 12 liters, from 2 liters to 12 liters at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ आ रही है। फाइंड फाइंड चेंज इन एंथैल्पी, फाइंड चेंज इन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि मतलब आपसे डेल्टा H पूछा जा रहा है। चलिए आप ट्राई कीजिए पहले अपनी जगह पे, क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। देखिए क्या दिया गया है, हर एक क्वेश्चन की टर्म पे आप फोकस कीजिए। एक आइडियल गैस है, ये एक्सपैंड हो रहा है आइसोथर्मली। प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, आइसोथर्मली का क्या मतलब है। यहां पे मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। और कितना है टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे इस वैल्यू से ज्यादा गर्ज नहीं है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, पहले हम लिखते हैं सर सॉल्यूशन में, हम पहले लिखेंगे, आपने हमें कहा है डेल्टा H निकालना है, तो डेल्टा H के लिए जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों वो मैं आपको दे चुका हूं। फॉर एग्जांपल चलो हम ये वाली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं लिखूंगा सर हमें पता है, वी नो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी, ऐसे, बिकॉज अगर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है आइसोथर्मल कंडीशन में, तो प्रेशर डेफिनेटली चेंज होगा। बॉयल्स लॉ याद कीजिए, एट कांस्टेंट टेंपरेचर इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, प्रेशर विल डेफिनेटली चेंज फ्रॉम P1 टू P2। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा। क्या मैं लिख सकता हूं, प्लस P2 V2 माइनस सपोज P1 V1, जो भी है फिलहाल ये इक्वेशन है सर, ये हमने यूज करनी है। निकालना क्या है प्यारा बच्चों, सर डेल्टा H तो निकालना है हमें, ये चाहिए। बात समझ आ रही है।
डेल्टा यू कैसे निकालेंगे आप? देखिए अगर आप याद करेंगे ना, देखिए मैं यहां पे लिखूंगा आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशन में, यानी कि जब टेम्परेचर क्या रहता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट रहता है, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जरा आप मुझे खुद ही बताइए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। क्या टेम्परेचर चेंज होता है आइसोथर्मल कंडीशन में? तो आपको पता है ना, आइडियल गैस के केस में अंडर आइसोथर्मल कंडीशन जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बिकॉज आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा, ये मैं ये चीजें ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए सिंपली होती है इक्वल टू इट इज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस की अगर आप इक्वेशन लिखेंगे वो होता है बराबर 3/2 K इंटू टी। What is 3/2? 3/2 is constant. K is called as a Boltzmann constant. T is the temperature, of course, in Kelvin. और यही किसके बराबर होता है? इसका मतलब क्या हुआ? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. Can we say that internal energy is directly proportional to the temperature in Kelvin? What I want to say is that, is temperature changing? No, sir. Reaction, a gas is expanding, that to an ideal gas is expanding isothermally. When we have isothermal conditions, temperature is not changing. When temperature is not changing, whatever is the temperature, उस टाइम जो U का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा. When temperature is not changing, means delta T is equal to zero. That means delta U will be also equivalent to zero. So it means if delta T is equivalent to zero, that means for ideal gas delta U will also be equivalent to zero. अरे जनाब आपका आधा हिस्सा तो हो गया. डेल्टा यू किसके बराबर होगा? जीरो होगा. चलिए यहां तक पहली बात. दूसरी बात मुझे बताइए चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा? अब चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच निकालना है. अब ये टर्म आ गई बीच में, जरा फिर से याद कीजिए. गैस क्या है सर? गैस तो आइडियल है सर. गैस जनाब तो आइडियल है, आइडियल गैस है. ओके फाइन, आइडियल गैस है. कंडीशन कौन सी है? आइसोथर्मल कंडीशन है. क्या आपको आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशन में बॉयल्स लॉ नहीं पता है? बॉयल्स लॉ है क्या सर? बॉयल्स लॉ तो हमें ये बताता है that P1V1 is equivalent to P2V2 under isothermal condition means when temperature remains constant. यही तो पढ़ा है आपने, क्या नहीं पढ़ा है? सबको याद आ रहा है ना? प्रीवियस लेक्चर्स याद आ रहे हैं ना आपको? जब P1V1 यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ फ्रॉम 2 लीटर टू 12 लीटर, लेकिन उस टाइम प्रेशर भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली सच दैट उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. यानी कि P2V2 जितना है उतना P1V1 है, तो इन दो का माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा? वो भी तो जीरो आएगा. तो बताइए उसके केस में डेल्टा एच का वैल्यू आपको क्या आ सकता है? डेल्टा एच का वैल्यू जीरो आएगा. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट नोट निकल रहा है यहां से. अगर आपके पास आइडियल गैस है और आइडियल गैस आपका सपोज एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बात समझिए. आइडियल गैस सपोज आपका एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मगर आइसोथर्मल कंडीशंस में, आइसोथर्मल कंडीशंस में बात समझना प्यारे बच्चों, उस टाइम चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है और चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो होता है. इस बात को समझिए. तो ये मैंने आपको इस इक्वेशन से प्रूव करके दिया है. इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन ये काफी बार पूछा गया है. वहां पे ऑप्शंस थे, जैसे ऑप्शन ए जो है मान लो ऐसे है, इट्स लाइक +8 किलो जूल्स पर मोल, +8 किलो जूल्स पर मोल ऐसे. ऑप्शन बी मानो ऐसे था, -8 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी कुछ ना कुछ होगा, एंड एक और ऑप्शन जो होगा मान लो एक जीरो है और कुछ है, तो वो क्या होगा? वो जीरो होगा. डेफिनेटली आपको पहचानना है. देखिए अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में. आप कहोगे हमने तो सारा पढ़ा है, हमें क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा. तो क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया? वेरी नाइस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो ये वाली इक्वेशन याद रखिए आप, ये वाली डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, मतलब कि यहां से. देखिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे. देखिए प्रॉब्लम क्या है, आराम से ध्यान देना. देखिए
प्रॉब्लम समझिए, मैं यहां पे लिखता हूं। मान लो आपके पास एक गैस है, समझो एक गैस है, मान लो एक गैस है जिसका चेंज हो रहा है, गैस चेंजेस इट्स स्टेट, गैस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 2, यानी कि इनिशियल स्टेट फर्स्ट है, फाइनल स्टेट सेकंड है, या गैस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम ए टू बी। ए क्या है, इनिशियल स्टेट, और मान लो बी जो है इसकी फाइनल स्टेट। स्टेट ए में क्या है, देखिए यहां पे स्टेट ए जो है, मैं यहां पे लिखता हूं स्टेट ए में, स्टेट ए में क्या है, गैस मान लो ऐसे लेते हैं 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, मान लो वॉल्यूम उसका जो है वो 2 लीटर्स है, ठीक है ना, और मान लो ये है एट अ टेम्परेचर ऑफ लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसको केल्विन में भी चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है, चलो केल्विन के हिसाब से ही लिखते हैं। 25 कितना हो गया, 298 केल्विन, ठीक है ना। एक गैस है आपके पास जो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, लेकिन गैस जो ए स्टेट में है उसमें क्या है सर, प्रेशर उसमें जो है P1 मान लो इतना है, वॉल्यूम V1 इतना है, और टेम्परेचर T1 जो है वो इतना है। जब स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है तो स्टेट बी में क्या है, मान लो स्टेट बी में इस गैस के लिए जो कंडीशन है, मान लो इसका प्रेशर जो चेंज हो रहा है, मान लो ये चेंज हो रहा है, ऐसे लेते हैं, मान लो 4 एटमॉस्फेयर, ऐसे लेते हैं, यानी कि प्रेशर चेंज हो रहा है फ्रॉम P1 टू P2, 3 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर, मान लो वॉल्यूम चेंज हो गया फ्रॉम 2 लीटर टू 3 लीटर, ऐसे में लेता हूं 3 लीटर्स, मान लो इसका वॉल्यूम V2 होगा, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लो चलो 398 लेते हैं, 398 केल्विन, ऐसे लेते हैं, ये मैं रफली दे रहा हूं आपको। अब करना क्या है आपको, हाँ, और इस रिएक्शन के लिए, इस प्रोसेस के लिए जो गिवन है एक और चीज, वो क्या है, वो ये है दैट डेल्टा यू, या आप डेल्टा ई भी लिख सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए मान लीजिए वो इस रिएक्शन के लिए है 200 लीटर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर लीटर या लीटर एटमॉस्फेयर, सबको समझ आया मैंने क्या कहा, देखिए देखिए आराम से समझना, आपके पास एक गैस है, वो गैस क्या है, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, तो जाहिर सी बात है स्टेट चेंज कर रहा है तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है। स्टेट ए में क्या है, उसके वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल्स है वो क्या है, प्रेशर उसका इतना है, वॉल्यूम इसका इतना है, टेम्परेचर इसका इतना है। जब ये स्टेट बी में चेंज हो रहा है तो उस टाइम क्या है, उस टाइम इसका वॉल्यूम इतना जा रहा है, प्रेशर इतना जा रहा है, और टेम्परेचर T2 जो है इतना जा रहा है, और गिवन जो आपको डेल्टा ई का है वैल्यू वो इतना दिया है। आपको क्या बताया जा रहा है, कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, फॉर द चेंज इन स्टेट, या फॉर द चेंज ऑफ स्टेट। आपको इस चेंज ऑफ स्टेट के लिए डेल्टा एच का वैल्यू निकालना है। तो क्या आएगा, आपको क्या करेंगे आप, देखिए आराम से समझिए। तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा जो आपको नीचे दी गई है, यहां पे देखिए, देखिए तो आपका डेल्टा एच, ये फॉर्मूला आपके पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस दिस P2 E2 माइनस P1 V1। तो टेम्परेचर का यहाँ चक्कर है नहीं, टेम्परेचर कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको, फिलहाल नहीं दिख रहा है तो टेम्परेचर की आप बात छोड़िए, टेम्परेचर का कोई टेंशन नहीं लेंगे आप। तो डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू दिया है तो निकालिए ना, डेल्टा एच किसके बराबर होगा, यूज करिए इक्वेशन, डेल्टा यू जो है वो दिया है
200 लीटर एटमॉस्फेयर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एटमॉस्फेयर इंटू लीटर, ओके, प्लस प्लस यहाँ पे क्या है P2V2 माइनस P1V1, बताइए P2V2 कितना है, P2V2 4 इंटू 3, मैं आप ऐसे लिखूंगा 4 इंटू 3 हो गया 12 माइनस, बताइए P1V1 कितना है 3 इंटू 2, दैट इज 3 इंटू 2, अब देखिए कितना हो गया है, ये हो गया 200, चलो बाद में यूनिट्स लिख लेंगे, ओके, प्लस तो ये हो गया 4 3 12 माइनस 3 2 6, ओके, कितना हो गया, दैट इज 200 प्लस, तो 12 में से 6 कटेंगे तो कितने बचे 6, तो कितना आ गया आंसर 200 प्लस 6, दैट इज 206। तो ऑफकोर्स ये एंथैल्पी चेंज होगा, और अगर आपने यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर में दिया है, सिंस ये भी एनर्जी ही है, सिंस ये भी एनर्जी है, तो ये भी आप देखोगे, या अगर आप जूल्स में भी कन्वर्ट करना चाहोगे तो 206 विद सपोज लीटर एटमॉस्फेयर आपका आंसर निकलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कोई कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये मैं रेज कर देता हूं, एक और प्रॉब्लम पूछते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए एक और प्रॉब्लम सुनिए क्या है, प्रॉब्लम है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं ऐसे लेता हूं, मान लो देखो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए 2 मोल्स ऑफ नियॉन गैस, ऐसे है 2 moles of neon gas undergoes isothermal, 2 moles of neon gas undergoes isothermal expansion, सबको समझ आ रहा है, 2 moles of neon gas undergoes, चलो आइसोथर्मल नहीं लेते हैं हम, थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे, देखो अंडरगोज आइसोथर्मल नहीं लेंगे, बिकॉज आपको अभी मैंने कहा अगर आइसोथर्मल लेते हैं आप उस टाइम डेल्टा यू भी जीरो आ जाता है और डेल्टा एच भी जीरो आता है, वो पहले हमने प्रॉब्लम की थी, तो आइसोथर्मल नहीं लेंगे, वे फिर से जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम वैल्यू करते हैं चेंज, अंडरगोज एक्सपेंशन, undergoes expansion when temperature changes, when temperature changes from suppose 273 Kelvin to 323 Kelvin, find एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए निकाल। अब क्या करेंगे आप, देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि हम किस इक्वेशन का इस्तेमाल करके यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नियॉन जो है आपका ये मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको पता है, देखिए 2 मोल्स है तो N2 दिया है, नियॉन एक मोनो एटॉमिक गैस है, एक्सपेंशन हो रहा है इसका, टेम्परेचर दिया है फ्रॉम 273 टू 323 केल्विन, तो अगर आप इसका चेंज करेंगे तो कितना हो गया, यानी कि यहाँ पे चेंज हो रहा है वो फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू मान लो 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच के लिए अगर मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ी थी डेल्टा एच की, अगर आपको याद हो, डेल्टा एच के लिए ये फॉर्मूला भी है, दैट NCP डेल्टा टी, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है तो बहुत गंदी बात है, ठीक है ना। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, ये तो सबको पता होगा। अब यहाँ पे मसला क्या है, N है नंबर ऑफ मोल्स, वो तो दिया है आपको 2, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं।
डेल्टा टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हो 323 केल्विन माइनस 273 केल्विन, यानी कि फर्क जो निकलेगा वो 50 केल्विन का निकलेगा। चेंज जब आप निकालते हो ना केल्विन के हिसाब से निकालो वो भी 50 का ही निकलेगा, डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से निकालो तो चेंज तो एक एक यूनिट का होता है ना, वो भी 50 का ही होगा। यहाँ पे मसला है सीपी। सीपी का क्या करोगे? अगर आपको पता है नियॉन जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूं नियॉन जो है, नियॉन ये क्या है? ये मोनो एटॉमिक गैस। चाहिए आपको सीपी, और आपको सीपी के लिए पता है फॉर्मूला पहले, सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आर के बराबर होता है। ये इक्वेशन मैं दिखा चुका हूं आपको। अगर आपको यहां से सीपी निकालना होगा तो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर सीवी प्लस आर, सीधे जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया यहाँ पे। देखिए अब आपको चाहिए सीपी, आर तो पता है आपको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाट आई वांट टू से इज दैट अगर आपको डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे कैलोरीज में निकालना है, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, मान लो, चलो वो बाद में निकालेंगे। सीवी क्या है? सीवी इज द स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको पता है, वी नो दैट सीवी जो होता है बराबर इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो होता है बराबर एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। याद है सबको? तो बताइए मोनो एटॉमिक गैस नियॉन के लिए एफ कितना है? तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर नियॉन। अगर आपको याद होगा फॉर नियॉन गैस, मोनो एटॉमिक गैस, आपको पता है प्यारे बच्चों मोनो एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3 होता है। अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर जाके चेक कर लो। मोनो एटॉमिक के लिए 3 होता है, डायटॉमिक के लिए 5 निकलता है, ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए भी 5 निकलता है, बट ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6 जाता है। चेक कर लो पिछले वीडियोस। तो डाल दो, तो बताओ सीवी कितना आएगा? उस हिसाब से सीवी जो आएगा वो आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। निकल गया फिलहाल आपका सीवी। बताओ मुझे देयरफॉर आपको सीपी चाहिए, सीपी कितना आएगा? सर सीपी विल बी इक्वल टू, सीवी कितना है? 3/2 इंटू आर प्लस आर, ठीक है ना। तो कितना आ गया ये देखिए 3/2 आर प्लस आर। जरा क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू, यहाँ पे आर को कॉमन निकालेंगे बाहर, अंदर क्या बचा? 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 3/2 इंटू आर, 3/2 आर एंड आर इंटू 1 दैट इज आर। सबको क्लियर हो गया? तो बताओ सीपी किसके बराबर आ गया आपको? सीपी सर ये निकला बराबर 3/2 दैट इज 2/2 दैट विल बी इक्वल टू 5/2 इंटू आर। ये जनाब लीजिए आपका सीपी का वैल्यू, तो डाल दीजिए यहाँ पे, और कुछ करना नहीं है, हो गया हमारा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो आप निकालेंगे डेल्टा एच। सर डेल्टा एच इज इक्वल टू एन कितना लेंगे? 2 मोल, तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई सीपी कितना आया? 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर 323 केल्विन माइनस 273 केल्विन। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। और मान लो अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो कैलोरीज में, तो मैं यहाँ पे चलो ये लिखता हूँ आपको, आर का वैल्यू जो है यूज करो 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ये यूज वैल्यू करो। अगर आपको जूल्स में निकालना है, मतलब दिया गया है कि जूल्स में निकालिए, तो आर का वैल्यू क्या लेंगे? 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। 2 चला गया, तो आर का वैल्यू ये लेंगे, तो बताओ क्या लिखूंगा मैं? 5 इंटू, ओके आर का वैल्यू कितना है? वो है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ओके यहां तक आ गया। इंटू, तो 323 केल्विन माइनस 273 कर लो, ये 50 केल्विन के बराबर होगा, तो ये केल्विन और ये पर केल्विन चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा? डेल्टा एच का वैल्यू क्या निकला आपको? तो देखिए देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हो गया? ये तो 0 हो गया यहाँ पे ऐसे, तो 5 2 आर 10, तो ये आ गया 5 इंटू 2 इंटू 50, तो ये आ गया 10 इंटू 50, तो ये हो गया 205, तो कितना आ गया? 500। आपने कैलोरी लिया था, ये कैलोरी पर मोल आएगा। देखिए निकला आपका आंसर डेल्टा एच। therefore delta H for the process will be equivalent to, शाबाश कितना आएगा? 500 कैलोरीज पर मोल, ये आपका आंसर आया।
देखिए क्या बच्चों ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट बात है क्या? इंपॉर्टेंट बात यह है दैट मैंने आपको बार बार कहा दैट वी आर इंटरेस्टेड नॉट इन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एच, but what we are interested, that is change in the enthalpy. That means we are interested in delta H. याद रखा आपने? ये मैंने आपको 1000 बार कहा। स्टेट फंक्शंस में आपको एग्जैक्ट वैल्यू की कोई परेशानी नहीं होती है। व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन द एक्चुअल वैल्यू, दैट इज अ चेंज इन द वैल्यू, सॉरी, तो दैट इज डेल्टा एच। ठीक है ना? यहाँ पे डेल्टा एच के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए आप, ये नोट में डाल देता हूं मैं यहाँ पे, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। नोट क्या है? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस बात को हमेशा के लिए याद रखना, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसका आप डेल्टा एच, आपको क्या पता है? इट इज एंथैल्पी। अगर आप एच की बात करोगे तो ये क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी मैंने आपको कहा था ये टोटल हीट कंटेंट है। तो अगर आप सिस्टम को, एक सिस्टम है आपके पास, इसकी एंथैल्पी क्या है? फॉर एग्जांपल एच, और एच का वैल्यू कितना है? मान लो इसका वैल्यू है 2 फॉर एग्जांपल, मैं समझा रहा हूं। आपने हीट दे दी सिस्टम को, हीट मतलब आपने सिस्टम को दे दी, यू आर एंटरिंग द हीट इनसाइड द सिस्टम। तो इसका टोटल हीट कंटेंट जो एच होगा वो चेंज होगा ना प्यारे बच्चों। सपोज वो चेंज हुआ फ्रॉम 2 to 4 फॉर एग्जांपल। जरा अगर आप यहाँ पे चेंज निकालेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, वो कितना आएगा? 4 minus 2 दैट इज 2। ये 2 क्या आया? ये प्लस आया। इसका मतलब ये हुआ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जहां पे हीट अंदर जाती है वहां पे डेल्टा एच का वैल्यू जो निकलता है प्यारे बच्चों, उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच का जो वैल्यू आता है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? बिकॉज आप सिस्टम को हीट दे रहे हो और सिस्टम उस हीट से अपनी एंथैल्पी, टोटल हीट कंटेंट वो इंक्रीज कर रहा है। ये बात हमेशा के लिए याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच इज पॉजिटिव। मगर इसके बरक्स अगर आप सेकंड केस ऐसा लेते हो, सर हमारे पास सिस्टम है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस सिस्टम की जो एंथैल्पी है मान लो एच, इसका जो एच वैल्यू है, चलिए सर मान लीजिए वो है 3, चलिए मान लो वो 3 है, ठीक है ना? तो अब सिस्टम ने क्या किया? इसने हीट जो है वो बाहर छोड़ी, यहाँ पे हीट का जो है एग्जिट हो गया, यहाँ पे हीट का एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे हीट का एंटर हो रहा है। एंटर मतलब इन, एंडोथर्मिक, एग्जिट मतलब आउट, एक्सो दैट इज एक्सोथर्मिक। अब जाहिर सी बात है इसका टोटल हीट कंटेंट एच जो था मान लो पहले 3 था, अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से हीट का एग्जिट हो गया, बाहर चली गई, रिलीज हो गई। आप खुद बताओ, जब हीट बाहर चली गई, सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट है क्या वो इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, कि डिक्रीज हो जाएगा? सिंस हीट बाहर निकल रही है तो ये डिक्रीज होगा। मान लो ये 3 से 2 पे आ गया फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको चेंज निकाला जाए, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 2 minus 3, वो कितना आएगा? वो 1 आएगा, लेकिन -1 आएगा। यानी कि जिस टाइम डेल्टा एच का वैल्यू, जहां पे भी आप रिएक्शंस में देखोगे डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, आप समझ लेना प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद था सा जिगरा। एंडोथर्मिक रिएक्शन खतर छु डेल्टा एच वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आसान, एंड एंडोथर्मिक के लिए, ठीक है ना? और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होता है। सिस्टम की एनर्जी उस टाइम कम होती है, एंथैल्पी कम होती है इस टाइम, इसीलिए उसका नेगेटिव आता है, ठीक है ना? तो आज के बाद जब भी आगे आप एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो वहां पे आप यही बताएंगे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच का साइन जो हो पॉजिटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। ये इनको थर्मोडायनेमिक कन्वेंशंस कहते हैं, ये हमेशा आप याद रखेंगे। इज इट क्लियर? नाइस। नाउ सी, हम एक और इक्वेशन पे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना? जो मैंने कल आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताई थी एक इक्वेशन दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
डेल्टा एन जी इंटू आर इंटू टी। ये मैंने एंथैल्पी के लेक्चर में लास्ट में ये पॉइंट्स बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। हालांकि कुछ बच्चों को मे भी उस टाइम कंफ्यूजन हुआ होगा, सर ऐसे डायरेक्टली आपने डाल दिया था पी डेल्टा वी के बजाय आपने डेल्टा एन जी आर टी दिया था, मतलब ये क्या है। मान लो मेरे पास एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस हो रही है। उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, उस प्रोसेस में प्यारे बच्चों रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं, बिकॉज प्रोसेस हो रही है और बन रहे हैं प्रोडक्ट्स। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये रिएक्टेंट्स जो है ये आपको तस्वर करने हैं गैसियस, और प्रोडक्ट्स भी आपको तस्वर करने हैं फॉर एग्जांपल गैसियस। यानी कि गैसियस प्रोसेस हो रही है जिसमें रिएक्टेंट साइड गैस इन्वॉल्व हो और प्रोडक्ट साइड भी गैस इन्वॉल्व हो। ये जरूरी भी नहीं है, कभी कभार हर एक रिएक्टेंट गैस नहीं हो सकता। मैं प्रॉब्लम में वो दिखाऊंगा आपको, आराम से समझना। अब आप कहोगे सर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में क्यों नहीं आप लेते हो, बिकॉज आपको पता है प्यारे बच्चों, whenever you perform the processes or chemical reactions involving solids and liquids, वहां पे चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा नहीं होता है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का वॉल्यूम चेंज ज्यादा नहीं होता है, बट गैसेस का वॉल्यूम चेंज जो अब आता है तो वो काफी अप्रिशिएबल होता है। इसीलिए हम फॉर गैसियस रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करते हैं। मान लो ये प्रोसेस जो आप कर रहे हो, ये कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो आप देखोगे, प्रोसेस जो देखोगे, वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे ही होती है। 95% ऑफ द रिएक्शंस ऑकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मान लो प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। मान लो गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम जो गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए है, मैं यहां पे लिखूंगा इनका जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल मैं लिखूंगा लेट्स सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीए, और गैसियस प्रोडक्ट्स का जो टोटल वॉल्यूम है लेट अस सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीबी, वेयर ए आर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड बी आर गैसियस प्रोडक्ट्स टोटल। और मान लो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल वैसे ही टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Nb। अच्छा, अब आप क्या करेंगे काम, जरा आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन आप यूज कीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बता रहा है आपको, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आपको ये बता रहा है दैट P इंटू वी इज इक्वल टू N इंटू आर इंटू टी। क्या यही है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे वी ए, यहाँ पे लिख सकता हूं एन ए। देखिए ये तो इस साइड हुआ, और बताओ यहाँ पे क्या आएगा, P, बिकॉज प्रेशर तो कांस्टेंट है। क्या मैं लिख सकता हूं P इंटू वी बी इज इक्वल टू एन बी आर इंटू टी, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही है। चेंज जो हो रहा है वो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स में हो रहा है। जरा आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखिए, इसको इक्वेशन सेकंड नाम रखिए। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से। याद है आपको कल मैंने आपको वो डायरेक्टली दिखाया था, तो आज मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखाऊंगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। क्या मैं लिख सकता हूं P इंटू वी बी माइनस P इंटू वी ए इज इक्वल टू एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी, ऐसे लिखेंगे एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी। यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब देखिए P तो कांस्टेंट है तो बाहर निकालिए, अंदर क्या रहा सर वी बी माइनस वी ए। व्हाट इज वी बी सर, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। व्हाट इज वी ए सर, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। P इज द कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, जरा यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, आर टी, तो आर टी बाहर निकालिए, बचा क्या एन बी माइनस एन ए। यहां तक सबको क्लियर हुआ। व्हाट इज एन बी सर, एन बी इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। व्हाट इज एन ए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो कर दीजिए, अब देखिए P तो P के बराबर है, ओके, वी बी माइनस वी ए, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा वी
ऐसे P डेल्टा V इज इक्वल टू, आ जाइए यहाँ पे, NB माइनस NA। व्हाट इज NB? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। व्हाट इज NA? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभार, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। गैसेस 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 की बात कर रहा हूं, इनटू R इनटू T। जरा किसके बराबर हो गया? P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, डेल्टा NG। व्हाट इज डेल्टा NG? इट इज चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous substances, that means gaseous products minus gaseous reactants into R into T। जरा इस इक्वेशन को कहीं देखा है क्या? याद है आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब इक्वेशन लिखी थी एंथैल्पी की, वो मैं लिखा था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। याद है आपको? फिर मैंने आपको कहा P इंटू डेल्टा V के बजाय हम लिखेंगे डेल्टा NGRT, तो वो रहा आपका डेल्टा NGRT। ये NP क्या है? देखो NP क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं, NP जो है ना, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स है, गैसियस प्रोडक्ट्स है, इस बात को हमेशा के लिए ध्यान। और NR जो है, NR ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। यहां पे सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात नहीं की जाती है। और यही जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को माइनस करते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा NG। डेल्टा N इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एंड G रिप्रेजेंट्स द गैसियस सब्सटेंसेस। अब इस इक्वेशन पे ये वाली इक्वेशन, अब यहां पे मैं स्टार डाल देता हूं। देखो मुझे ये वाला इतना पार्ट जरूरी नहीं दिखाना था, आपके लिए मैंने दिखाया कि आप मत ये बोलते सर कल आपने उस लेक्चर में डायरेक्ट ही दिखाया था, हम थोड़ी कंफ्यूज हो गए थे। अब हम इस इक्वेशन को देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये मैं इरेज करूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है। मानो हमारे पास एक रिएक्शन है, देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3 times H2 गैस gives forward backward twice NH3 गैस। शाबाश, क्या है? एक गैसियस रिएक्शन है जिसमें देखिए ये भी गैसियस है, अमोनिया। आपको इस रिएक्शन के लिए निकालना है डेल्टा H किसके बराबर होगा। सिंपली कुछ वैल्यू में नहीं दूंगा, डेल्टा H बताओ किसके लिए, किसके बराबर होगा। डेल्टा H होगा बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब डेल्टा NG आपको यहां पे देखना है। देखिए बताओ मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स यहां पे कितने हैं, गैसियस गैसियस देखना, खाली गैसेस जो है वो इन्वॉल्व करना है। ये भी गैस है, ये भी गैस है। ये कितने नंबर ऑफ मोल्स है? ये 3 है। और यहाँ पे कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मैं लिखूंगा 1 + 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स 4 है। बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं? यहाँ पे तो एक ही गैसियस प्रोडक्ट अमोनिया, और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 2। जरा आप निकालिए डेल्टा NG। डेल्टा NG किसके बराबर होता है? बिकॉज मुझे वही चाहिए सर, वो होता है बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं? वो है 2। रिएक्टेंट्स कितने हैं? -4। तो कितना आ गया डेल्टा NG? वो तो आ गया ना -2। देखो तो यहाँ पे डेल्टा NG -2 के बराबर आया, फिलहाल के लिए यहाँ पे रखो। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होगा। मैं लिखूंगा देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस प्लस, लेकिन ये तो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा NG। देखो डेल्टा NG कितना निकला? -2। -2 इंटू प्लस, वो तो माइनस हो जाएगा ना, 2 इंटू R इंटू T। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है दैट डेल्टा H जो होगा वो डेल्टा U में से जब कुछ पार्ट काटोगे आप ना, वो डेल्टा H के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा H डेल्टा U के बराबर है, ग्रेटर है या लेस है? यानी कि डेल्टा U से जब आपको कुछ हटाना पड़ेगा वो डेल्टा H के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ दैट डेल्टा H
जो है वो लेस देन है डेल्टा यू से। किस फैक्टर से? बाय फैक्टर ऑफ 2RT। और क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच? कभी कभार आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें बताइए फलानी रिएक्शन के लिए, जो आपको नीचे दी गई होती है, बताइए वहां पे डेल्टा एच डेल्टा यू से कम है, ज्यादा है या इक्वल है। तो इसके केस में डेल्टा एच डेल्टा यू से कम है, यानी कि डेल्टा यू डेल्टा एच से ज्यादा है। ये था केस रिएक्शन नंबर फर्स्ट। देखिए रिएक्शन नंबर सेकंड। अगर आपको रिएक्शन ऐसी दी है, मान लो आपको दिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सबको पता है ये सॉलिड है। मान लो ये डिकम्पोज हुआ है हीट की प्रेजेंस में, हीट, और आपको डिकम्पोज जब करते हो एक बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, प्लस और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस। यहां तक समझ आया सबको? ठीक है, तो वो मैं इरेज करता हूं, वो हमने कर दिया। देखिए ये रिएक्शन है आपके पास। आप क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आप निकालेंगे, लेकिन कौन से? गैसेस। क्या ये गैस है? नहीं, ये तो सॉलिड है। तो यहाँ पे इसका 1 आपको नहीं लेना है, NR0 लिखेंगे। जरा NP पे आ जाओ, NP बताओ, ये तो फिर से सॉलिड हुआ, सॉलिड का नहीं लेंगे, उसका 0 लिया जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, तो इट इज 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो NP 1 है। निकालिए डेल्टा NG, होता है NP - NR, ठीक है ना? तो बताओ NP क्या है सर? NP तो 1 है, NR कितना है? 0 है, तो कितना निकला? 1। इसका मतलब है आपका डेल्टा NG जो है वो 1 के बराबर है, 1। यूज कीजिए इक्वेशन, तो बताइए डेल्टा H किसके बराबर होगा? देखिए ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, तो बताइए इसके लिए देयरफॉर डेल्टा H किसके बराबर होगा सर? डेल्टा U के बराबर। डेल्टा NG 1 है तो प्लस प्लस ही आएगा, प्लस 1 इंटू RT, तो वो सीधे जाएगा 1RT, यानी कि RT। अब देखो तो यहाँ पे डेल्टा H कितना है? एक तो डेल्टा U है और उसको प्लस करना है आपको RT, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ दैट डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा U से ग्रेटर होगा और डेल्टा U का वैल्यू डेल्टा H से लेस होगा। तो देखिए आपको दो केसेस समझ आए। अब तीसरा केस समझो। तीसरा केस में आपको दिखाऊंगा। देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कम थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, गैसेस से, वहां पे डेल्टा एच डेल्टा यू से कम आया। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स ज्यादा है देन रिएक्टेंट्स, जो ये केस है, उसमें डेल्टा एच ग्रेटर आया डेल्टा यू से। अब हम तीसरा केस पढ़ेंगे जिसमें हम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे दोनों साइड। मान लो मेरे पास रिएक्शन है तीसरा वाला, मेरे पास है H2 प्लस Br2, ये भी गैस है प्लस ये भी गैस है, और ये बना रहे हैं ट्वाइस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी गैस है। बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। 1 + 1, 1 + 1 दैट इज 2। बताओ NP कितना है? वहां पे गैसियस सब्सटेंस एक ही है तो उसका 2 है, तो दैट इज 2, दैट इज 2। ठीक है, तो निकालिए डेल्टा NG सर। डेल्टा NG विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज 2 - 2 दैट इज 0। तो डेल्टा NG का वैल्यू 0 आया। जब आपको डेल्टा NG का वैल्यू 0 आ गया, कहां पे डेल्टा NG का वैल्यू 0 आता है? डेल्टा NG का वैल्यू वहां पे 0 आता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स के, जैसे ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो निकालिए देयरफॉर डेल्टा H किसके बराबर होगा? देखिए डेल्टा H विल बी इक्विवेलेंट टू डेल्टा U। अब देखो डेल्टा NG तो 0 हो गया, मैं लिखूंगा प्लस 0 इंटू R इंटू T, ये टर्म तो 0 हो गई, तो डेल्टा H किसके बराबर हो गया? इज इक्वल टू खाली ये लिखेंगे दैट इज डेल्टा U। तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स, जिन प्रोसेसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं, देन
इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, उन रिएक्शंस में डेल्टा H इक्वल होता है टू डेल्टा U। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप समझेंगे और ये बात आप याद रखेंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 13 था, जिसमें मैंने आपको बहुत कोशिश की एंथैल्पी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए, बहुत कोशिश की मैंने। तो डियर स्टूडेंट्स, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और एनसीईआरटी पे कुछ एग्जाम्पल्स दी है वो जाके देख लीजिए, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में आप दिमाग में रख लीजिए ये बात कि इसमें आपको 95% प्रॉब्लम्स ही पूछे जाएंगे। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, तो वैसे क्वेश्चन जो आएंगे वो प्रॉब्लम्स ही आएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 14 होगा उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज की बात करेंगे। वो 2-3 वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनमें प्रॉब्लम्स डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। और फिर हम सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाएंगे और फिर हमारा लास्ट पार्ट बचेगा, वो है एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी का। तो बने रहे मेरे साथ, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस यूनिट एज वेल। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।